दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है रविवार 27 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों बिहार में देश का भविष्य खतरे में है। जी हां, 5 साल तक के 41% बच्चे गंभीर कुपोषण के दौर से गुजर रहे हैं। जी इससे न केवल उनकी लंबाई और उनका वजन प्रभावित हो रहा है बल्कि मानसिक विकास तक पर भी बुरा असर पड़ रहा है। जी हां, लगभग 43% बच्चे की उम्र के हिसाब से लंबाई नहीं बढ़ रही है। जी हां, वे नाटे हो रहे हैं। बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं में भी खून की कमी जैसे गंभीर समस्याएं बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। जी हां, रिपोर्ट आने के बाद पोषण के साथ ही सामाजिक विशेषज्ञों ने इसका विश्लेषण शुरू कर दिया है। जी हां, विशेषज्ञों का कहना है कि केवल आंगनबाड़ी में चलने वाली योजनाओं के भरोसे बच्चे को कुपोषण से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पटना और नालंदा जैसे विकसित जिलों की स्थिति भी बदतर है। जी हां, बिहार के 23% बच्चों का वजन उनकी उम्र और लंबाई के अनुसार नहीं बढ़ रही है। जी हां, वे सामान्य से अधिक पतले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पतलेपन का कुपोषण सबसे अधिक खतरनाक और जानलेवा माना जाता है। चिंताजनक इसीलिए भी है क्योंकि पिछले 4 वर्षों में सूबे के 38 जिलों में से 26 जिलों में इस कुपोषण घटने के बजाय बढ़े हैं। जी हां, बिहार के अधिकांश जिलों की स्थिति कमोबेश बराबर है, मगर कुपोषण की दर में उत्तर बिहार का शिवहर सूबे में अव्वल है। जी हां, पिछले 4 वर्षों में शिवहर जिले में कुपोषण बच्चों की संख्या में 20% का इजाफा हुआ है। दोस्तों लॉकडाउन के दौरान कई राज्यों से जब प्रवासी मजदूर बिहार आए तो सरकार को भी पता चला है कि इतने लोग प्रवासी मजदूर हैं। जी इससे पहले सरकार के पास कोई भी डाटा नहीं था। अब इस डाटा के माध्यम से सरकार मजदूरों से फीडबैक लेने जा रही है। जी हाँ, सरकार प्रवासी मजदूरों से ये पूछेगी कि क्या आप बिहार में काम करना चाहते हैं। अगर वे बिहार में काम करने के लिए तैयार होंगे तो फिर उनको रोजगार दिया जाएगा। जी हाँ, श्रम संसाधन विभाग इसको लेकर तैयारियां कर रही है। अब तक 9 लाख से अधिक मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों का डाटा आपदा प्रबंधन विभाग से मांगा गया था। कोरोना संकट के दौरान आपदा विभाग क्वारंटाइन सेंटर भी चला रहा था। जब क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले मजदूरों का डाटा तैयार किया गया था, जिसके बाद सरकार के पास डाटा तैयार है। जहां प्रवासी मजदूरों की बेरोजगारी को लेकर विपक्ष ने चुनाव में मुद्दा भी बनाया था, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। हालांकि कोरोना संकट के बीच लाखों मजदूर फिर से दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए चले गए हैं। अब देखना यह होगा कि प्रवासी मजदूरों को सरकार कितना रोजगार मुहैया करा पाती है या फिर नहीं कर पाती है। दोस्तों कुछ दिन पहले तक बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए जगह तक नहीं मिल पाता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि मरीज खुद ही यहां से लौट रहे हैं। जी हां, जो भर्ती परिजन भी थे उनके परिजन दूसरे हॉस्पिटल में इलाज के लिए जा रहे हैं, जिससे बेड खाली होने लगा है। जी हां, 4 दिनों से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है, जिसके कारण सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब मरीजों के परिजन कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। जी हां, इलाज छोड़कर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में 23 दिसंबर से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। जूनियर डॉक्टरों की एक सूत्री मांग स्टाइपेंड बढ़ाने की है। सभी जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जी हां, जेडीए के मुताबिक साल 2017 से बिहार में जूनियर डॉक्टरों का स्टाइपेंड रिवाइज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वे स्ट्राइक पर जा रहे हैं। जी हां, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि हर 3 साल पर स्टाइपेंड में बढ़ोतरी होनी चाहिए। दोस्तों नए साल यानी कि वर्ष 2021 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत हर सप्ताह तय हो सकती है। जी हां, वर्तमान में यानी कि अभी गैस सिलेंडर के दाम हर महीने की पहले तारीख को तय किए जाते हैं। हालांकि दिसंबर में यानी कि इस महीने 2 बार एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई है, जिसे देखते हुए एलपीजी के वितरकों का कहना है कि अब हर सप्ताह घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के यानी कि जदयू के 6 विधायक भाजपा में शामिल होने के बाद दोनों पार्टियों के रिश्ते पर फिलहाल कोई असर भले ना पड़े, पर भाजपा के इस कदम ने गठबंधन पर अविश्वास की नींव डाल दी है। जदयू महासचिव केसी त्यागी कहते हैं कि यह गठबंधन धर्म की भावनाओं के खिलाफ है। जदयू के लिए यह बात समझ से परे है कि बिहार में गठबंधन के बावजूद भाजपा ने यह फैसला क्यों किया। केसी त्यागी का कहना है कि जदयू अरुणाचल प्रदेश में दोस्ताना विपक्ष था, दोनों पार्टियां एनडीए के हिस्सा हैं। ऐसे में यह क्यों हुआ भाजपा ही बता सकती है। जी दरअसल पूर्वोत्तर में भाजपा लगातार खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से भाजपा ने जदयू के 6 विधायक को अपने पाले में कर लिया है।
दोस्तों, रसोई गैस, तेल और राशन के सामान की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी है। जी हां, वही दिसंबर में सब्जियों के दाम घटने से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। जी हां, दिसंबर में कीमतें गिरकर आधी रह गई है। हालांकि अक्टूबर नवंबर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे। कारोबारियों का कहना है कि इसकी मुख्य वजह है कि इस बार सब्जियों का उत्पादन ज्यादा हुआ है। साथ ही सर्दी के मौसम में हर बार सब्जी के दाम कम होते हैं, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा कम हुए हैं। एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर में फल और सब्जियों की आवक घट गई है, लेकिन इसके बावजूद कीमतों में गिरावट आ रही है। जो इसके पीछे मुख्य वजह दिल्ली में पैदा हो रही सब्जियों के दाम गिरना है। जी हां, मंडी में जो फलें और सब्जियों की आवक है वह दिल्ली के लोगों के लिए पर्याप्त है। ऐसे में दिल्ली में फल और सब्जियों के रेट बढ़े नहीं है, जी हां, बल्कि कम हुए हैं। आपको बता दूं कि यूपी, हरियाणा, राजस्थान और बिहार के अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में सब्जियों की सप्लाई होती है, जो बॉर्डर सील होने के कारण नहीं जा पा रही है। दोस्तों, 24 दिसंबर को अररिया के कोरा प्रखंड के एक शिक्षक के मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर उच्चकों ने 3 लाख नगद उड़ा लिया था। जी हां, सेंट्रल बैंक से लोन की निकासी के बाद शिक्षक और उनके एक साथी क्वालिटी मोड़ के पास गाड़ी लगाकर बिस्किट खरीदने के लिए गए थे। इसी दौरान महज कुछ ही सेकंड में उच्चकों ने मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर रुपया उड़ा दिया, लेकिन नगर पुलिस की तत्परता से उड़ाए गए पूरे 3 लाख के साथ कटिहार नगर थाना पुलिस ने कोरा से 2 चोर को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, उधर लूट के पूरे वारदात के उद्भेदन के बाद शिक्षक काफी खुश हैं और पुलिस की सराहना करते हुए नहीं थक रहे हैं। दोस्तों, अवैध रूप से खनन करने वाले माफियाओं पर प्रशासन ने एक शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जी हां, बेगूसराय जिला प्रशासन के कड़े निर्देश के बाद पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की है। पुलिस के इस कार्रवाई में बालू लदे कई ट्रक जब्त किए गए हैं। बेगूसराय में खनन विभाग ने अवैध बालू खनन के आरोप कई गाड़ियों को जब्त करके बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, खनन विभाग के इस कार्रवाई से जिले भर के खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। हालांकि जहां एक तरफ खनन विभाग द्वारा अवैध खनन को लेकर बड़ा बड़ा अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है, वही दूसरे अन्य अलग अलग क्षेत्र में खनन माफियाओं के सिंडिकेट लगाकर नदी के बालुओं का अवैध खनन कर रही है। दोस्तों, गया जिला में कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में घरेलू गैस की कीमत कम करने और उपभोक्ताओं के बैंक खाते में नियमित पूरी सब्सिडी की राशि भेजने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। जी हां, वही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उपस्थित कई लोगों ने कहा है कि घरेलू गैस की कीमत में लगातार वृद्धि होने से आम जन त्राहिमाम कर रहे हैं। जी हां, लोगों के बैंक खाते में नियमित रूप से सब्सिडी की राशि नहीं आ रही है। सब्सिडी के नाम पर कभी 75 रुपया तो कभी 125 रुपया, कभी ना के बराबर रुपये आ रहे हैं। वही नेताओं ने कहा है कि सरकार अविलंब तेल कंपनियों को पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि कम करने के आदेश दें, साथ ही साथ पहले की तरह तेल कंपनियों को सब्सिडी राशि देकर लोगों को गैस उपलब्ध कराएं। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 7वीं किस्त जारी हो चुकी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों से 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजे हैं। जी हां, अधिकतर किसानों के बैंक खाते में ये रकम क्रेडिट भी हो चुकी है। पीएम किसान की 7वीं किस्त 2,000 रुपए खाते में आने का एसएमएस अगर आपके मोबाइल में नहीं आया तो ऐसे चेक करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कई लोगों के नाम पिछले लिस्ट में था, लेकिन कई लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो इसकी शिकायत आप पीएम किसान सम्मान के हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर 011-243-00-606 पर कॉल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। जी हां, पीएम किसान की टोल फ्री नंबर 1800-11-55-266। उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरा नंबर 155261। जी हां, पीएम किसान लैंडलाइन नंबर 011-233-81092। उसके बाद फिर दूसरा नंबर है 233-82401। अंत में आपको एक और नंबर बता रहे हैं। जी वो नंबर है 0120-6025-109। जी आप इन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम है या फिर नहीं। जी आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आएगा या फिर नहीं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इन नंबरों के द्वारा। साथ ही आपको बता दें कि मोदी सरकार दिसंबर 2018 से अब तक किसानों को 7 किस्तें भेजी जा चुकी है। जी हाँ, सालाना 6,000 रुपए सरकार इस योजना के तहत 3 समान किस्तों में देती है। इस योजना का लाभ देश भर
के 11 करोड़ 44 लाख किसान ले रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान योजना में केंद्र सरकार 3 किस्तों में यह पैसा ट्रांसफर करती है। पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, जबकि दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी अंतिम किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर सारे कागजात इसमें सही रहे तो फिर सभी 11 करोड़ 44 लाख रजिस्टर्ड किसानों को 7वीं किस्त का लाभ भी मिलेगा। आपको पीएम किसान सम्मान निधि का वेबसाइट भी बता रहे हैं। जी और ये वेबसाइट है pmkisan.gov.in। दोस्तों, बिहार का स्वास्थ्य विभाग आम लोगों के सेहत को लेकर कितनी सजग है, इसकी बानगी उत्तर बिहार के एक बड़े अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में देखने को मिल रहा है, जहां यहां इमरजेंसी में मरीजों को ले जाने वाले 108 नंबर की एम्बुलेंस ठेला गाड़ी बनकर रह गई है। जी हां, इसे देखने से साफ पता चलता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की हालात किस कदर बदतर हो गई है। जी एक समय ऐसा भी आया जब एम्बुलेंस को मरीज के परिजनों संग राहगीरों को धक्का लगाना पड़ा। जी हां, तभी एम्बुलेंस स्टार्ट हुआ, जिसके कारण मरीज और परिजनों को काफी देर तक फजीहत झेलनी पड़ी। जी एम्बुलेंस चालक की माने तो उसके एम्बुलेंस का स्टार्टर सेल्फ बटन खराब हो गया है, जिसे अभी तक ठीक नहीं करवाया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे दृश्य सामने आते हैं पर विभाग के तमाम दावे खोखले साबित हो जाते हैं। इसके बावजूद विभाग की ओर से इन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता होती है, जिसके लिए वे निवेश के लिए कोई ना कोई विकल्प तलाश लेता है, लेकिन कम आमदनी और प्राइवेट नौकरी करने वालों को कहीं भी निवेश से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। जी हां, ऐसे में मोदी सरकार कई स्कीम लेकर आई है, जिसमें बहुत ही कम पैसों के साथ आप निवेश करके अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। जी हां, बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए करोड़ों लोगों ने केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना के अलावा इन योजनाओं को चुना है। तो आइए जानते हैं इन सभी योजनाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अटल पेंशन योजना। जी हां, इस योजना में सबसे पहले नाम आता है सरकार की अटल पेंशन योजना का। जी केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए प्रति महीने पेंशन देती है। जी 18 से 40 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं। जी हां, इस सरकारी योजना की सबसे खास बात यह है कि जितनी जल्दी इस योजना में निवेश किया जाए उतना ही फंड जमा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पीएम किसान मानधन योजना के बारे में। जी हां, दूसरे नंबर पर है केंद्र सरकार की पीएम किसान मानधन योजना। इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों को 60 की उम्र के बाद कम से कम 3000 रुपए पेंशन दी जाती है। जी हां, पीएम किसान मानधन में जितना किसान प्रीमियम देंगे उतना सरकार भी किसान के अकाउंट में जमा करती है। जी हां, किसान मानधन योजना से अगर कोई 18 साल की उम्र से जुड़ते हैं तो फिर उन्हें हर महीने 55 रुपए जमा करना होगा। जी हां, 30 साल वाले को हर महीने 110 रुपए और उम्र 40 साल है तो फिर हर महीने 200 रुपए भरना होगा। जी हां, इस स्कीम में वही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन हो। उसके बाद बात करते हैं पीएम श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। जी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। जी इस योजना से जुड़े लोगों को 60 साल की उम्र के बाद मंथली 3000 रुपए पेंशन मिलती है। 18 साल से 40 साल के बीच के उम्र के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी अगर कोई 18 साल की उम्र में निवेश करता है तो फिर उसे इस योजना में हर महीने 55 रुपया, जबकि 40 साल वाले हर महीने 200 रुपए जमा करने होंगे। जहां इस योजना से जुड़ने के लिए मासिक आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज दुनिया भर में अपने विचार रखने का एक सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। क्या आम क्या खास, हर कोई इस प्लेटफॉर्म पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। जी हां, देश के सेलिब्रिटीज, नेता और खिलाड़ियों को भी इस प्लेटफॉर्म पर काफी संख्या में फॉलो किया जाता है। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश में काफी लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया पर वे खूब चर्चाएं बटोरते हैं। जी हां, इसका सबूत एक बार फिर से सामने आया है। दरअसल भारतीय ट्विटर चार्ट में पीएम मोदी के नंबर 1 होने का दावा किया गया है। जी हां, सोशल मीडिया एनालिटिक्स फर्म ट्विटेट ने ट्विटर पर जारी सक्रियता पर नवंबर 2020 की रिपोर्ट जारी की है। जी हां, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, पत्रकारिता, बिजनेस, लेख और स्पोर्ट्स समेत इसमें कुल 20 कैटेगरीज हैं। इनका डाटा यूजर्स की जानकारी को खुद इकट्ठा तैयार किया गया है। इसी की पॉलिटिक्स कैटेगरी में पीएम नरेंद्र मोदी का ट्विटर एंगेजमेंट यानी कि सक्रियता सबसे ज्यादा 76,65,669 होने का
का दावा किया गया है। जी हां, आपको बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी अक्टूबर महीने में भी नंबर 1 पर रहे थे। जी हां, इसी कैटेगरी के नए चार्ट में पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह दूसरे नंबर पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरे नंबर पर है। जो कांग्रेस के राहुल गांधी अक्टूबर महीने में दूसरे नंबर पर थे, लेकिन नई रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी अब चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। राहुल गांधी के बाद 5वें नंबर पर आरजेडी के तेजस्वी यादव ने जगह बनाई है। जी हां, गौर करने वाली बात यह भी है कि इस भारतीय ट्विटर चार्ट में टॉप 10 राजनेताओं में 7 बीजेपी के नेता हैं। दोस्तों, बिहार के कृषि विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिस जारी किया है। जी हां, आप अपनी योग्यता के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सीनियर रिसर्च फेलो के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। जय इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के दौरान किया जाएगा। बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी फिर खबरों में हैं। जय इस बार विनय तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो मैसेज जारी किया है। इस वीडियो में विनय तिवारी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते दिख रहे हैं। इस वीडियो में विनय तिवारी वाजपेयी जी की कविता गीत नया गाता हूं का पाठ कर रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इसके पहले अगस्त महीने में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के लिए टीम के साथ मुंबई पहुंचे पटना सिटी एसपी विनय तिवारी को जबरन क्वारंटाइन कर लिया गया था। विनय तिवारी को आईपीएस मेस में भी जगह नहीं दी गई थी। इसके बाद बिहार पुलिस ने जोरदार प्रतिक्रिया दी थी। इस मामले पर बिहार में राजनीतिक दलों ने उद्धव सरकार को भी घेरा था। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे का शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। दोस्तों, बिहार सरकार ने राज्य के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर कड़ा रुख अपना लिया है। जहां स्वास्थ्य विभाग ने जारी अपने एक आदेश में हड़ताली जूनियर डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जी हां, हड़ताल की अवधि का स्टाइपेंड नहीं देने के साथ ही कई और कार्रवाई के आदेश दिया गया है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करके कहा है कि जूनियर डॉक्टर बिना सूचना के हड़ताल पर चले गए हैं, लिहाजा सभी मेडिकल कॉलेज अनुशासन समिति की बैठक बुलाकर इस संबंध में उचित निर्णय लें। साथ ही अगर कोई जूनियर डॉक्टर इलाज करने, ऑपरेशन या फिर अन्य काम करने में बाधा पहुंचाते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है। जी हां, आदेश में यह भी साफ कर दिया गया है कि जो जूनियर डॉक्टर काम नहीं करेंगे उन्हें हड़ताल की अवधि का स्टाइपेंड भुगतान नहीं किया जाएगा या नो वर्क नो पे के तहत या फिर कार्रवाई की जाएगी। जी हां, इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जूनियर डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। जी हां, हड़ताल के संबंध में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा है कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से जो समस्याएं उत्पन्न हुई है इसका विचार हमारे चिकित्सकों को निश्चित रूप से करना होगा। यह डॉक्टर की समस्याओं पर सरकार विचार कर रही है। दोस्तों, मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, अरेराज डीएसपी ने छापेमारी करके 30 लाख का विदेशी शराब बरामद किया है। जी हां, वही एक कारोबार को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कारोबार की पहचान बरुआ के रुपेश शर्मा के रूप में की गई है, जो गेरुआ वस्त्र पहनकर मंदिर में अक्षत चंदन देने के आड़ में शराब का बड़ा कारोबार करता था। जी हां, अरेराज डीएसपी ज्योति प्रकाश के नेतृत्व में बरुआ गांव में बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, आपको बताते चले कि नए वर्ष पर पिकनिक मनाने की तैयारी पर पुलिस ने पानी फेर दिया। जी हां, डीएसपी ज्योति प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बरुआ में नए वर्ष पर पिकनिक मनाने को लेकर शराब की बड़ी खेप पहुंचा हुआ है। जहां से छापेमारी की गई उसके बाद भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। करीब उसकी कीमत 30 लाख रुपए आंकी गई है। दोस्तों, बिहार के गया में अब भी सबसे ठंड शहर बना हुआ है। यहाँ का तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि डेहरी में उससे भी कम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिहार में अगले 48 घंटे तक शीतलहर चलने के आसार नहीं है। हालांकि प्रदेश का न्यूनतम तापमान अब भी सामान्य से नीचे रह सकती है। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर जारी है और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है। कश्मीर में वर्तमान में चिल्ले कला चल रही है। इसमें 40 दिनों तक भी
भीषण ठंड की स्थिति रहती है। 21 दिसंबर से शुरू हुआ चिल्लो कला 31 जनवरी को खत्म होगा। इसके बाद 20 दिन का चिल्लो खुद और फिर 10 दिन का चिल्लो बच्चा होगा। दोस्तों, भागलपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि कृषि कानून के खिलाफ सैकड़ों किसान कंपकपी ठंड में अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर जीविका बच्चों की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार के कानून पर जू तक नहीं रेंक रही है। जी हां, उन्होंने कहा है कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, उन्हें उनका हक मिलना ही चाहिए। केंद्र सरकार और बिहार सरकार को मिलकर कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि एनडीए में रहते हुए भी नीतीश कुमार जी ने सीएए समेत कई मुद्दों पर जनहित में आवाज बुलंद की है। इस मामले में भी आवाज बुलंद करनी चाहिए और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए। दोस्तों, राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार पुलिस के आला अधिकारियों को आखिरी अल्टीमेट दे चुके हैं। जहां बिहार के डीजीपी एके सिंघल लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए शराब के खिलाफ अभियान चलाने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन बिहार में खाकी का एक बाल का असर यह है कि जगह जगह पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है। जहां छपरा और गोपालगंज जिले में शराब माफियाओं का कद कितना बड़ा हो चुका है, इस बात का अंदाजा 2 घटनाओं से लग रहा है। जहां छपरा में शराब जब्त करने गई पुलिस टीम के ऊपर हमला हुआ है। जी इस हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। एक महिला कांस्टेबल के सिर पर चोट लगी है, जिसकी वजह से वह घायल हो गई है। हालात इतने खराब हो गई है कि भीड़ से बचने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलानी पड़ी, यानी कि और भी पुलिस बल बुलानी पड़ी। यह घटना छपरा के उत्तरी दहिया या टोले की है, जहां पुलिस की टीम शराब जब्त करने के लिए छापेमारी करने गई थी। जहां टाउन थाने की पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। भीड़ में सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल थी और उन्होंने पुलिस का रास्ता रोक लिया। महिलाएं महिला कांस्टेबल को घेरकर पीटने लगी। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच काफी देर तक यह झड़प चलती रही और फिर बाद में आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। जहां पुलिस ने अपने बचाव में शराब के धंधों वालों को हिरासत में ले लिया और लाठीचार्ज भी किया। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की राजग सरकार यानी कि एनडीए सरकार सस्ते ब्याज पर किसानों को कर्ज देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा है कि इस पहल को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना लागू करने तक किसानों के लिए इतने काम किए कि बिहार के किसान नए कृषि कानून के मुद्दे पर विपक्षी दलों के बहकावे में नहीं आए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बिहार के 80 लाख किसानों को अब तक लाभ मिल चुके हैं। जी हां, पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बहकावे में यहां के किसान नहीं आए हैं। दोस्तों, बिहार के बक्सर से इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो में लोग जान जोखिम में डालकर मालगाड़ी पर सफर करते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, वायरल वीडियो की पड़ताल करने पर पता चला है कि वीडियो पिछले रविवार की है और सफर कर रहे लोग परीक्षार्थी है जो वन रक्षक की परीक्षा देने गए थे, लेकिन घर लौटने के वक्त जब उन्हें ट्रेन नहीं मिली तो घर पहुंचने के चक्कर में वे मालगाड़ी पर सवार हो गए। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी की नीतीश सरकार ने बीपीएससी अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र गिरे जिला से किलोमीटर दूर निर्धारित किए हैं। जी हां, ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है क्योंकि कोरोना का बहाना है। सर्दी में परीक्षार्थी जान हथेली में रखकर खुले में मालगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन निर्दयी सरकार किसी का कुछ नहीं सुन रही है। दोस्तों, चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव आज रिम्स में इलाजरत है, यानी कि उसका इलाज चल रहा है। जहां उनसे मिलने उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पटना से रिम्स पहुंचे, जहां लगभग 2 घंटे चली पिता पुत्र की मुलाकात के बाद बाहर निकले तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, इसलिए मिलने आए थे और बिहार चुनाव के बाद उनसे आशीर्वाद भी नहीं लिया था, तो आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, लेकिन मुख्यतः उनकी सेहत का हालचाल जानने के लिए आए थे। जहां तेज प्रताप यादव से जब हाल ही में लालू प्रसाद यादव की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी किडनी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, किडनी का प्रॉब्लम है। दोस्तों, इन दिनों पूर्णिया में भारी ब्लड की कमी होने लगी है क्योंकि रक्तदान करने वाले स्वयंसेवकों संगठनों ने ब्लड देने से हाथ खड़ा कर दिया है। जी हां, सूत्रों की माने तो सदर अस्पताल और रेड क्रॉस पहले से ही ब्लड की कमी से जूझ रहा है। आपको बता दें कि पूर्णिया और आसपास के जिलों में ब्लड की व्यवस्था करवाने वाले सबसे बड़ी स्वयंसेवकी संस्था युवा जागृति ने ब्लड डोनेट करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। जी हां, मामले की जानकारी देते हुए जागृति मंच के संस्थापक कार्तिक चौधरी ने बताया कि हमारे संस्थान दिन रात जिले
वासियों की सेवा में लगे रहते हैं। फिर भी जिले में हम लोगों की संस्था के खिलाफ और समाचार के माध्यम से कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। हम लोगों की संस्था को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। हम लोगों की संस्था युवा जागृति मंच के बारे में पैसे के लेन देन की बात कही जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 474 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये नए मामले हैं, जी हाँ, नए मरीज हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,50,450 हो गई है। जी हाँ, बिहार में फिलहाल 5,821 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 196 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 474 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही बिहार में कोरोना मरीजों के आंकड़ा बढ़कर हो गया है 2,50,450। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के विधायकों ने जिस तरीके से पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया, उसके बाद जेडीयू बीजेपी पर दोस्ती में दगाबाजी का आरोप लगा रही है। जी हाँ, लेकिन बीजेपी इस पर ज्यादा बोलने की बजाय मामले को रफा दफा करने के मोड में है। जी हाँ, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अरुणाचल प्रदेश के घटनाक्रमों को लेकर 2 टूक बयान दिया है। जी हाँ, संजय जायसवाल ने साफ कहा है कि वह बिहार में एनडीए सरकार अच्छा काम कर रही है। गठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी युवा मोर्चा और वीआईपी का तालमेल बढ़िया है और यह सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है और आगे भी काम करती रहेगी। जी हां, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से जब अरुणाचल के घटनाक्रम और जेडीयू के स्टैंड को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अरुणाचल की बात अरुणाचल में जाकर करिए, यहां सब कुछ ठीक ठाक है। दोस्तों, बिहार में 103 नई नगर पंचायत और 8 नए नगर परिषद बनाए गए हैं। जी हां, बिहार मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक में 103 नए नगर पंचायत और 8 नए नगर परिषद के गठन को मंजूरी दे दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में वहीं 32 नगर पंचायतों को नगर परिषद में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है तथा 12 नगर निकायों को अपग्रेड किया गया है। जी हां, इसके अलावा 5 नगर परिषद को नगर निगम में भी परिवर्तित किया गया है। बैठक में नगर परिषद सासाराम, नगर परिषद मोतिहारी सहित बेतिया, समस्तीपुर और मधुबनी नगर परिषद को नगर निगम में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जी हां, बैठक में जिन 103 नगर पंचायत बनाए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है उसमें पटना के पुनपुन और पालीगंज तथा नालंदा जिले के हरनौत, सरमेरा, रहुई, परवलपुर, गिरियक, अस्थवा, एंकर, गड़कसराय और चंडी शामिल है। जी हां, 32 नगर पंचायतों के नगर परिषद में बदलने वाले क्षेत्रों में नालंदा की राजगीर नगर पंचायत अब नगर परिषद में बदली जाएगी। जी हां, जबकि भोजपुर का पीरो, रोहतास का नोखा, पूर्वी चंपारण का चकिया और रामनगर नगर पंचायत अब नगर परिषद होंगे। जी हां, आपको बता दूं कि अगले साल राज्य में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है, यानी कि होने वाले हैं। जी हां, जिसके लिए मतदाता सूची बनने का काम जारी है। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के नेता और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने शनिवार को भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बिहार में जल्द ही जनता दल यूनाइटेड का सफाया हो जाएगा। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव ने कहा कि जदयू का अब सफाया तय है। अरुणाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत हो गई है, बिहार में भी जल्द ही इसका सफाया हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि जदयू खंडित हो चुका है, टूट चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार में भी नीतीश सरकार का भविष्य सही नहीं है। दोस्तों, दोहरी कॉपियों से बचने के लिए और एडिशनल सिक्योरिटी को देखते हुए चुनाव आयोग जल्द ही डिजिटल वोटर आईडी कार्ड लेकर आने वाला है। जी आपको बता दें कि चुनाव आयोग 25 जनवरी तक डिजिटल वोटर आईडी कार्ड लाने की तैयारी कर रहा है। जी हां, इस दिन को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि ये डिजिटल कार्ड वैकल्पिक होंगे, फिर भी चुनाव आयोग ने सभी निर्वाचकों के लिए प्रावधानों को बढ़ा दिया है और ये उन्हें सरकार के डिजिटल दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले डिजिलॉकर में कार्ड को संगठित करने में भी अनुमति देगा। दोस्तों, 40 दिन पहले बिहार में जब एनडीए सरकार में शपथ ली गई थी उसी वक्त यह तय हो गया था कि गवर्नेंस के तौर तरीके में बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को फ्री हैंड नहीं देने वाली है। जी हां, धीरे धीरे सरकार के एजेंडे में बीजेपी हावी नजर आने लगी है और अब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की सबसे कमजोर नब्ज पर हाथ रख दिया है। जी हां, पिछले 1.5 दशक से गृह सचिव के पद पर जमे राज्य के वरिष्ठ IAS अधिकारी आमिर सुबहानी को हटाने की मांग बीजेपी ने कर दी है। जी हां, बिहार में
कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, संजय पासवान ने कहा है कि बिहार में 15 साल से एक ही व्यक्ति गृह सचिव क्यों है, यह नीतीश कुमार को बताना चाहिए। बीजेपी एमएलसी ने कहा है कि आमिर सुबहानी बीते 15 साल से राज्य के गृह सचिव हैं। मुख्यमंत्री के पास अगर कोई इसका कारण है या फिर जवाब नहीं है तो फिर आमिर सुबहानी को हटाकर यह जिम्मा किसी दूसरे पदाधिकारी को दिया जाना चाहिए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।